हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 5 को पूरा किया था, पूरा पढ़ा था, मैंने आपको पूरा समझाया था। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को वो पूरा अच्छी तरह से समझ आया होगा। उसके बाद हमने इस पाठ के अभ्यास के पहले 3 प्रश्न भी कर लिए थे, तो वो भी मुझे उम्मीद है आपने अच्छी तरह वो समझे होंगे और नोट किए होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। हमने कल के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 कर लिया था, प्रश्न नंबर 2 कर लिया था, प्रश्न नंबर 3 कर लिया था, तो हमने ये 3 कर लिए थे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 4 करते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 क्या है? प्रश्न नंबर 4 है आपका, छालन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग होता है? अब मैंने आपको बताया था छालन का मतलब छानना। तो छालन से क्या अभिप्राय है, उसकी परिभाषा क्या होगी वो बतानी है आपने, और इसका उपयोग कहाँ होता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? छालन वह विधि है जिसमें हम एक छन्नी या किसी छन्नी की तरह कपड़े की सहायता से किसी तरल पदार्थ में घुली हुई अशुद्धियों को छानकर अलग करते हैं। ठीक है, या दूसरे शब्दों में हम कहते हैं छालन वह विधि है जिसमें हम किसी भी पदार्थ में घुली हुई अशुद्धियों को छानकर अलग करते हैं, उसको छानन विधि या छालन विधि कहते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग हम चाय में से चाय पत्तियों को अलग करने में करते हैं। इसका उपयोग नंबर 1 हम चाय में से चाय पत्ती को अलग करने में करते हैं। नंबर 2 इसका उपयोग हम रेत में से बड़े बड़े पत्थरों के कणों को अलग करने में करते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे अलग करेंगे? ठीक है, ये इसका प्रश्न नंबर है। तो रेत और जल के मिश्रण से, जब रेत और जल घुला हो, ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से भी करवाया है पाठ पढ़ाते समय, तो आप इसका सीधा सीधा उत्तर होगा, जब रेत को जल में घोला जाता है तो उसके मिश्रण को हम 2 विधियों से अलग कर सकते हैं। पहला है अवसादन, दूसरा है निस्तारण। तो अवसादन और निस्तारण विधि के द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जब रेत पानी में घुला होता है तो हम उस पानी में घुले हुए रेत वाले बर्तन को थोड़ी देर के लिए ऐसे रहने देते हैं, जिसमें क्या होता है, रेत नीचे बैठ जाता है भारी होने के कारण, और जो आपका जल होता है वह ऊपर आ जाता है। तो इसको बोलेंगे हम अवसादन। फिर उसके बाद इस ऊपर वाले रेत को हम क्या करते हैं, दूसरे बर्तन में उड़ेल देते हैं और नीचे हैवी पदार्थ यानी रेत आपका बच जाता है। तो इस विधि को बोलते हैं फिर हम निस्तारण विधि। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को अलग करना संभव है? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने जब पढ़ाया था पाठ तब भी आपको बताया था कि जब आटे में मान लीजिए चीनी गिर जाए तो उसको कैसे अलग करोगे आप? तो इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, आटे और चीनी के मिश्रण से चीनी को अलग करना संभव है। इसको हम छन्नी की सहायता से छानकर अलग करेंगे, यानी हम छानन विधि का उपयोग करेंगे। पता है ना आपको, आटे में चीनी घुस जाए तो आप क्या करोगे? छन्नी लेंगे, छानेंगे। ठीक है ना, आटा नीचे गिर जाएगा और चीनी ऊपर रह जाएगी। तो ये भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 के आपका, पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? पंकिल का मतलब होता है गंदा। ठीक है, तो गंदा पानी जो होता है ना, उसमें से आप इसको स्वच्छ पानी को कैसे प्राप्त करेंगे? जैसे आपका कोई तालाब का पानी जिसमें कूड़ा करकट गिरा हुआ हो, हल्की फुल्की अशुद्धियाँ पानी में मिट्टी घुली हुई हो, तो उस प्रकार के जल को बोलते हैं हम पंकिल जल। तो इस प्रकार के पानी को आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करोगे? तो इसका स्वच्छ जल प्राप्त करने की एक विधि है जिसको बोलते हैं हम फिल्टरीकरण, मैंने आपको पढ़ाई थी। तो हम 7वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? किसी पंकिल जल के नमूने से हम स्वच्छ जल फिल्टरीकरण विधि द्वारा प्राप्त करेंगे। फिर देखिए हम विधि, सबसे पहले हम पंकिल जल एक गिलास में लेंगे, फिर हम एक फिल्टर पेपर लेंगे, उसको फोल्ड करेंगे और एक कीप लेंगे। तो कीप में हम फिल्टर पेपर लगाएंगे। फिर कीप के नीचे हम दूसरा गिलास, खाली गिलास रखेंगे, और हम कीप के ऊपर से फिर गंदे पानी यानी पंकिल जल को गिराएंगे।
और हम देखेंगे कि थोड़े ही देर में सारा पानी जो है, साफ़ पानी नीचे के वाले गिलास में इकट्ठा हो जाता है और जो गंदगी है पंकिल जल की वह टिश्यू पेपर यानी फिल्टर पेपर में इकट्ठी हो जाती है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को बोलते हैं हम फिल्ट्रीकरण। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ आया होगा। प्रश्न नंबर 7 भी ठीक है बच्चों। चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए मतलब खाली स्थान भरने आपने, ठीक है बच्चों। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है ध्यान से देखिए, धान के दानों को डंडियों से अलग करने की विधि को डैश डैश कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, इसमें क्या आएगा, धान के दानों को डंडियों से अलग करने की विधि को बोलते हैं हम थ्रेशिंग। क्या बोलते हैं हम, थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग, धान के दानों को डंडियों से अलग करने की विधि को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। तो इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद ख है आपका, किसी भी, ख क्या बोलता है आपका, तो क हो गया इसका। ख है, किसी कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। आप बच्चों ने देखा होगा, किसी कपड़े पर जब दूध गिरता है तो मलाई उसमें फंसी रह जाती है, ठीक है बच्चों। तो पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसको भरना है हमने। तो पृथक्करण की यह प्रक्रिया निस्यंदन, वैसे तो फिल्ट्रीकरण भी हो सकती है, आप सोच रहे होंगे क्योंकि फिल्टर हो रही है, लेकिन इसको निस्यंदन कहते हैं। तो पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी, निस्यंदन। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब ग पे आते हैं। ये सभी बच्चों मैंने आपको आराम से जब पाठ पढ़ाया था ना, तो हर चीज़ बताई थी, इसीलिए आपको बड़ी आसानी से आप इनको कर सकते हैं। ग क्या है देखिए, समुद्र के जल से नमक को डैश डैश विधि द्वारा अलग किया जाता है। ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंट भी बताया था और समझाया था। कौन सी विधि है, वाष्पीकरण या वाष्पन विधि, ठीक है बच्चों। समुद्र के जल से नमक को वाष्पन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब प्रश्न नंबर 8 का घ, ये तो मैंने अभी किया। जब पंक्ति 8वां से ऊपर जो 7वां प्रश्न है वो ये है, जब पंक्ति जल को, गंदे जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती हैं, ठीक है। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से हम अलग कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसमें 2 प्रकार की प्रक्रियाएं यूज होती है। नंबर 1, पहला जो है, जब पंक्ति जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखते हैं तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती है। अशुद्धियाँ तली में बैठने की प्रक्रिया को बोलते हैं अवसादन। क्या बोलते हैं, अवसादन। उसके बाद जो ऊपर बच गया गंदा जल और नीचे बैठ गई आपकी मोटी मोटी अशुद्धियाँ, तो ऊपर वाले जल को हम उड़ेल देते हैं दूसरे बर्तन में, वह प्रक्रिया कहलाती है आपकी निस्तारण, ठीक है। तो इसमें 2 प्रक्रिया यूज हुई, अवसादन और निस्तारण। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ आया होगा, ठीक है बच्चों। अब है अगला प्रश्न आपका, सत्य और असत्य। चलो इस पे चलते हैं फटाफट, टाइम हमारे पास थोड़ा कम होता है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो सत्य और असत्य का पहला क्या है, दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा अलग किया जा सकता है। दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा अलग किया जा सकता है, यह गलत है। दूध और जल के मिश्रण को हम निस्यंदन द्वारा अलग नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद चलते हैं बी पे। बी क्या है, नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा अलग कर सकते हैं। नमक और चीनी के मिश्रण को आप निष्पावन विधि क्या होती है, हवा के झोंकों द्वारा। तो ये भी गलत है, हवा के झोंकों से हम इसको अलग नहीं कर सकते। तीसरा है, चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है। तो इसको हम सही कहेंगे, चाय की पत्तियों को निस्यंदन द्वारा अलग किया जाता है, यानी छानन द्वारा, फिल्ट्रीकरण द्वारा, ठीक है। बोलिए ये निस्यंदन, निस्यंदन इसलिए ठीक होगा क्योंकि जब हम चाय की पत्तियों को छानते हैं उसके बाद जो है हल्की हल्की पतली पतली चाय बच जाती है, तो उसको छानने के लिए हम क्या करते हैं, फिर फिल्टर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह सही होगा, ठीक है। उसके बाद है घ, अनाज और भूसे का अलग करना या पृथक्करण करना निस्तारण विधि द्वारा किया जाता है। तो यह गलत है, अनाज और भूसे का निस्तारण प्रक्रम द्वारा अलग नहीं होता। अनाज और भूसे को हम किसके द्वारा करते हैं, निष्पावन विधि द्वारा, ठीक है। अनाज और भूसे को हम निष्पावन विधि द्वारा अलग करते हैं, जो आप हवा के झोंकों द्वारा करते हैं। तो ये भी ठीक है, आपका हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार आपके 9 प्रश्न पूरे हो गए। करते हैं प्रश्न नंबर 10 जो है। प्रश्न नंबर 10 क्या बोलता है, जब चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। चीनी और नींबू का रस को मिलाकर एक शिकंजी जूस बनाते हैं, फिर आप बर्फ़ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं,
तो इसमें शिकंजी में बर्फ़ चीनी घुलने के पहले डालेंगे या बाद में? किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? तो आप देखिए, अब हम क्या करेंगे, नींबू और चीनी का रस मिला के अपनी शिकंजी बनाई, फिर इसको ठंडा करने के लिए हम बर्फ़ डालना चाहते हैं। तो हम चीनी बर्फ़ डालने से चीनी जो है हम बर्फ़ चीनी घुलने से पहले या बाद में डालेंगे। अगर हम चीनी घुलने से पहले बर्फ़ डालते हैं तो वो जो शिकंजी बनी हो जाती है ठंडी, और ठंडे पानी में जो है चीनी देर से घुलती है। इसलिए हम क्या करेंगे, बर्फ़ डालने से पहले चीनी को डालेंगे ताकि वो आसानी से घुल जाए। ठीक है, उस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा। तो इस प्रकार जो है इस पाठ के सभी प्रश्न पूरे हो गए और यह पाठ भी ख़त्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को अभ्यास के 1 से लेकर 11 तक सभी 10 तक सारे प्रश्न समझ आए होंगे अच्छी तरह, और आपने नोट किए होंगे। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने घरों में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।